रब्बी इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानिही वयफ़क़हू क़ौली। आज का जो हमारा लेसन है वो है द कैरेक्टर ऑफ पार्सन। पार्सन का कैरेक्टर करने जा रहे हैं और ये कैरेक्टर जो है बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग और एक गुड मैन का कैरेक्टर है रियली। ठीक है, तो ये एक चर्च से रिलेटेड रिलीजियस कैरेक्टर है। ठीक है, लेकिन ये रिलीजियस कैरेक्टर जो है वो करप्ट नहीं है, बल्कि एक आइडियल रिलीजियस कैरेक्टर है जो कि कंट्रास्टिव इफेक्ट पैदा कर रहा है उन पर्सन्स के साथ, उन कैरेक्टर्स के साथ जो कि करप्ट है सोसाइटी के अंदर या चर्च के अंदर, और जिनके अंदर हर वो खामी पाई जाती है जो कि एक बुरे और करप्ट इंसान में होती है। ठीक है, और पार्सन के अंदर हर वो क्वालिटी, हर वो खूबी पाई जाती है जो कि एक अच्छे क्लर्जी मैन के अंदर होती है, जिस तरह का उसको होना चाहिए। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको इस कैरेक्टर के अंदर मिलेंगी। ज़रा थोड़ा सा यहाँ पे देखें ताकि हम आगे फिर स्टार्ट करें, आपको पता चल जाए कैरेक्टर किस तरह का है। ठीक है, ये देखें, उन्होंने कहा हुआ है कि इन दीज लाइन्स चौसर डिस्क्राइब्स द पुअर पार्सन। ठीक है, पार्सन जो है ना, पर्सन को बोलते हैं। पुअर पर्सन मतलब पुअर पर्सन, गरीब आदमी। हु इज़ अमंग द पिलग्रिम्स ऑन देयर वे टू कैंटरबरी। द पर्सन रियलाइज्ड हिज रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। उसको अपनी जिम्मेदारियों का पूरा पूरा एहसास था। आपने एक चीज़ यहाँ पे नोट की है कि उसने किसी भी कैरेक्टर का नाम मेंशन नहीं किया हुआ। ठीक है, उनकी जो डेजिग्नेशन, उनकी जो कंडीशंस या सर्कमस्टांसेस सिचुएशंस होती हैं वो उनके अकॉर्डिंग ही उनको एड्रेस कर रहा है। वाइफ ऑफ बैथ जो है, उसने बैथ से आई हुई औरत जो है वो कहा, उसका नाम मेंशन नहीं किया। नाइट स्क्वायर हमने फ्लो मैन का कैरेक्टर किया, द डॉक्टर ऑफ फिजिक्स का किया, द मैन ऑफ लॉ, किसी का भी नाम पर्सनल डिटेल्स के अंदर उसने मेंशन नहीं किया। इवन उसने उनकी एक एक चीज़ को डिस्क्राइब किया, उनके ड्रेसेस को, क्वालिटीज़ को, उनकी लाइफस्टाइल को, उनके बिहेवियर को, ठीक है, उनके कंसेप्ट्स को, एवरीथिंग ही हैज़ डिस्क्राइब्ड। ठीक है, लेकिन उसने उनके रियल नाम को शो नहीं किया। यहाँ पे भी उसने पर्सन का वर्ड यूज़ कर दिया। पर्सन ब्रिटिश इंग्लिश में पर्सन को बोलते हैं। तो क्या है कि पर्सन जो है बड़ा अच्छा शख्स था। ही पर्सन रियलाइज हिज रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। ठीक है, उसको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का बड़ा पूरा ख्याल था, उसको एहसास था। हिज कंडक्ट हैड टू बी एग्जाम्पलरी। जो उसका रवैया था ना, कंडक्ट जो था उसका, वो मिसाली था। ठीक है, मिसाली किस लिए था, अब यहाँ पे इस बात पे गौर करें। देखिए, वो एक क्लर्जी मैन था, चर्च का लोग था। जिस तरह हमारे जो एक कंसेप्ट था कि हम अपने उल्मा इकराम को या हमारे जो कारी या हमारे जो इमाम होते हैं हम उनको फॉलो करते हैं, क्योंकि उनके जो लाइफ होती है, जिस तरह हम अपने प्यारे नबी हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फॉलोअर्स हैं, हमें पता है कि उनकी ज़ात एक मुकम्मल नमूना थी। ठीक है, उनकी ज़ात हर लिहाज से वो परफेक्ट थे। तो अगर हमें ज़िंदगी की किसी मोड़ पे कोई चीज़, किसी चीज़ के लिए कोई गाइडेंस, कोई रहनुमाई चाहिए, तो हम उनकी ज़िंदगी का मुतालिया करते हैं। ठीक है, उनकी अहादीस, उनकी जो बातें हैं, उनकी सुन्नत को, एवरीथिंग को देखते हैं, क्योंकि हम इस बात पे बिलीव करते हैं कि वो एक परफेक्ट इंसान थे, वर्ड के अंदर बेस्ट इंसान थे। ठीक है, तो ये कंपैरिजन बिल्कुल भी नहीं है, एग्जाम्पल दे रही हूँ समझाने के लिए। ठीक है, और अगर थोड़ा सा इस चीज़ से नीचे आ जाए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारका से बाद अगर हम किसी को फॉलो करते हैं तो वो हमारे उलमा इकराम हैं, जो कि हमारी मसाजिद के अंदर हैं, हमारे मदारिस के अंदर हैं, या वो एज़ यूजुअल वो तबलीगी जमात होगी, या कोई भी हमारे जो रिलीजन से रिलेटेड लोग हैं। हमारा कोई प्रॉब्लम होता है, जो हम अनपढ़ लोग हैं, उनका अगर कोई प्रॉब्लम होता है, वो खुद हदीस और सुन्नत से इस्तिफ़ादा हासिल नहीं कर सकते, तो फिर वो किसके पास, किन से कांटेक्ट करते हैं, वो उलमा इकराम से, या जो हमारे कारी होते हैं, इमाम मस्जिद होते हैं, उनसे कांटेक्ट करते हैं। ठीक है, तो उनकी जो अगर जो बात वो हमारे मस्जिद के इमाम जो हैं गांव में अगर कह देना कि ये बात ऐसे है, तो हम उस पर फिर बिलीव करते हैं कि जी अगर कारी साहब ने कह दिया ना तो ये बात ऐसे ही है। ठीक है, इसी तरह उनके उनके यहाँ भी जो रिलीजन के अंदर लोग थे ना, वो उनके ऐसे थे कि वो उनको फॉलो करते थे, उनकी बात मानते थे, उनके तर्ज ज़िंदगी पे चलते थे मोस्टली। ठीक है, अगर कोई गलत कर रहा होता तो वो उनसे गाइडेंस लेने के लिए जाते थे चर्च के अंदर।
आपने ये देखा कि जो इंसान खुद करता है काम, ठीक है, वो दूसरों को भी अच्छा गाइड कर सकता है। जिसने खुद से ही नहीं किया हुआ तो वो दूसरों को कैसे गाइड करेगा। तो इसलिए जो पार्सन है उसका कैरेक्टर था वो एग्जाम्पलरी था, मिसाली था। आगे आप देखेंगे उसका कैरेक्टर मिसाली कैसे था। देयरफॉर इसीलिए ही सेट अ गुड एग्जाम्पल टू हिज प्रिशनर्स उसके जो फॉलोअर्स थे, ठीक है, उसके जो पेरिश के अंदर लोग आते थे, पेरिश विलेज भी हो सकता है, या पेरिश जो है उनका एक चर्च के अंदर जो एक हम कहते हैं हुजरा बना हुआ था हमारी मस्जिद के साथ, इस तरह। तो उसके जो प्रिशनर्स उसके जो फॉलोअर्स होते थे वो उनके लिए उसने एक गुड एग्जाम्पल सेट की हुई थी। क्यों? ही फर्स्ट, अब ये आगे बड़ा गौर वाला, ही फर्स्ट प्रैक्टिस्ड, पहले वो उस बात पे अमल करता था, बिफोर प्रीचिंग, दूसरों को तबलीग करने से पहले, प्रीच करने से पहले, सिखाने से पहले वो पहले उस पर अमल करता था। ठीक है, जब आप अमल करते हैं तो फिर आपको सिखाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, या अगर आप सिखाते भी हैं साथ में आप अमल भी उसको पूरा प्रैक्टिस भी कर रहे हैं ना, तो आपकी वो चीज़ ज़्यादा डीप इफ़ेक्ट रखेगी आपके जो लिसनर होगा, आपका जो फॉलोअर होगा उसके ऊपर, क्योंकि साथ साथ आप कर रहे हैं और आप साथ साथ आप देख रहे हैं। मैं स्कूल में जाती हूँ ना, तो वहाँ पे हमारी जो वॉल है स्कूल की, वहाँ पे लिखा हुआ है कि छोटे बच्चे, आपके जो बच्चे हैं ना, जो आप उनको समझाते हैं वो उस पर अमल नहीं करते, वो करते हैं जो आप उनको करके दिखाते हैं। जो गेट है ना उसकी वॉल की वाइट, क्योंकि पेरेंट्स आते हैं ना तो छोड़ने बच्चों को, वो इस पर्पस उन्होंने लिखा हुआ है कि आप जो है उनको समझाते हैं ना, वो उनको समझ नहीं आता। 100 में से आपको आप लगाने के 2 या 3% जो चिल्ड्रन है वो समझाने से समझ जाते हैं, बाकी बच्चे वही करते हैं जो आप उनको सामने करते हैं, जो आप उनको करके दिखाते हैं। तो बात ये साबित हुई कि आपकी जो प्रैक्टिस, इल्म से अमल ज़्यादा ज़रूरी। इल्म कम भी होगा तो चल जाएगा, अमल, इल्म इतना क्या करना है अगर आपके पास अमल नहीं है। ठीक है, तो ये था, वो पहले प्रैक्टिस करता था फिर प्रीच करता था। ही वेल नाउ दैट द प्रैक्टिस वॉज बेटर देन परसेप्ट, उसको इस बात का मुकम्मल एहसास था कि अमल करना ज़्यादा ज़रूरी है ना कि ख्याल। ठीक है, ही सेड दैट इफ गोल्ड रस्टेड, ये जो कोट है ना, ये गोल्ड रस्टेड वाली, ये आई थिंक बाइबल से, ये किसी इस्लामिक बुक जो है ना क्रिश्चियनिटी की, उसके अंदर से ली गई है। वो क्या कहता है, उसने सिमिली यहाँ पे, सिमिली नहीं है, एक एल्यूजन उसने शायद यूज़ किया यहाँ पे कि ही सेड दैट इफ गोल्ड रस्ट, वो कहता है अगर सोने को जंग लग जाएगा, व्हाट वुड हैपन टू आयरन, तो कहता लोहे का क्या होगा भाई, एन इंफीरियर मेटल, जो कि सोने से भी कम मेटल का। अब सोने को जंग तो नहीं ना लगता, ठीक है, कहता अगर सोने को ही जंग लग गया, मतलब जो सिखाने वाले हैं, जो मैन ऑफ अथॉरिटी है, जिनको लोग फॉलो करते हैं, अगर वही करप्ट है, वही खराब है, तो जो नीचे हैं उनका क्या होगा। घर में पेरेंट्स ही अच्छी तरबियत नहीं कर रहे, या उनका अपना बिहेवियर, लाइफस्टाइल अच्छा नहीं है, ठीक है, बदतमीजी वाला है, पेरेंट्स जो हैं आपस में उनकी क्वेलिंग होती है, तो आगे जो बच्चे हैं वो क्या सीखेंगे, क्या करेंगे, वो उनका तो और भी बेड़ा गर्क हो जाएगा। ठीक है, तो ये बात है, अगर गोल्ड ही रस्टेड होगा, गोल्ड अगर रस्ट हो जाएगा, सोना जो कि एक जो है सारे मेटल्स में से एक सुपीरियर मेटल है, अगर वो भी रस्टेड हो गया तो आयरन का क्या बनेगा, वो तो तबाह बर्बाद हो जाएगा, उसका तो कोई नामो निशान भी नहीं रहेगा, या अगर रहेगा भी तो लोग उसकी तरफ देखेंगे भी नहीं। ठीक है, अ क्लर्जीमैन, आगे देखिए उसकी पूर्व उसने किया, अ क्लर्जीमैन वाज नेचुरली सपोज्ड टू बी अ मॉरली सुपीरियर। एक जो क्लर्जीमैन होता है ना, रिलीजियस पर्सन, चर्च के अंदर पादरी जो होता है, या हमारे जो मस्जिद के इमाम होते हैं, हमारे कारी जो होते हैं, या अलामा साहब, जितने भी हमारे उलमा किराम हैं, वो क्या नेचुरली सपोज टू बी अ मॉरली सुपीरियर, कि वो इखलाकी तौर पे सुपीरियर होते हैं, बीइंग टू अदर पीपल, दूसरे पीपल जो होते हैं उनकी निस्बत। इफ ही हिमसेल्फ लॉस्ट हिज इंटेग्रिटी, अगर वो मॉरली सुपीरियर पर्सन ही अपनी इंटेग्रिटी को लॉस्ट कर देगा, द फॉल ऑफ द फॉलोअर्स वुड बी इनडिस्क्राइबेबल। ठीक है, तो जो उसके फॉलोअर्स हैं उनका फॉल तो फिर इनडिस्क्राइबेबल है ना, हर सूरत होना ही होना है, क्योंकि लोग उसको फॉलो करें। जब आपका फॉलोअर ही ठीक नहीं है तो आप भाई उसके जो आपका जो है मतलब आपका जो आइडियल है वही ठीक नहीं है, तो फॉलोअर्स क्या करेंगे। ठीक है, समझ आ गई बात की, आगे चले। हाँ जी, पार्सन के
एक क्वेश्चन था हाँ बोलिए। कि मतलब हमने पढ़ा था ना कि नाइट जो है वो एक आइडियल है, मतलब उसमें ऐसा कोई था नहीं, उसने खुद से ही राइट किया था, तो सारे कैरेक्टर इसमें ऐसे ही हैं। जी सारे देखें, ये जो कैरेक्टर्स है ना, ये असल में उसने एक्सपीरियंस किए हुए हैं, उसके साथ ये लोग जो है कैंटरबरी गए थे, ठीक है। तो उनसे उसने जो कहानियां सुनी थी ना, एक्सपीरियंस किए थे। नाम उनके ये नहीं है, नाम उनके ये नहीं है, नाम और ये जो परसेप्शन है ना, ये पोइट की अपनी है, ठीक है। उसके अपने आइडियलाइज्ड ख्यालात हैं। तो वो जहाँ पे उसने एक्सपीरियंस किया था, अपने उस एक्सपीरियंस को उसने इस वे में डिस्क्राइब किया है। इस वजह से मतलब उसने नाम नहीं लिखे, उसने मतलब उस तरह से कैरेक्टर्स का बता दिया, एक्चुअल नाम नहीं बताया। कैरेक्टर उसके सेल्फ क्रिएटेड है, लेकिन कैरेक्टर्स की जो अंदर पर्सनैलिटी है ना, वो उसकी सेल्फ एक्सपीरियंस्ड है। कैरेक्टर सेल्फ क्रिएटेड है, कैरेक्टर्स की जो अंदर फ्रेम स्टोरी है वो सेल्फ एक्सपीरियंस्ड है जी। पार्सन के कैरेक्टर की टेक्स्ट देख लेते हैं। कहते हैं अ गुड मैन वाज देयर ऑफ अ रिलीजन, कहते हैं बहुत अच्छा आदमी था भाई, रिलीजन का, रिलीजन से रिलेटेड, रिलीजियस, मजहबी। एंड वाज अ पुअर पर्सन ऑफ अ टाउन, टाउन मतलब कस्बा, वो पावर का मतलब पुअर, वो टाउन का सबसे ज्यादा गरीब आदमी था। अब ये बात ऐसे ही नहीं कर दी उसने, आगे वो मेंशन करेगा कि गरीब होने के बावजूद अपनी औकात से बढ़ के वो लोगों के लिए चैरिटी देता था, और वो शो भी नहीं करवाता था कि उसने चैरिटी दी है। टाउन का सबसे ज्यादा गरीब बंदा गरीबों के लिए चैरिटी दे रहा है, तो क्या शो कर रहा है, किस तरह की एग्जाम्पल सेट कर रहा है वो? बता सकेंगे आपके? इस टाउन का सबसे ज्यादा गरीब बंदा दूसरे गरीबों के लिए चैरिटी दे रहा है, उसके पास जितना है उसमें से भी वो दूसरों के लिए दे रहा है, किस तरह की एग्जाम्पल सेट कर रहा है? एक पॉजिटिव कैरेक्टर शो कर रहा है, एक पॉजिटिव कैरेक्टर शो कर रहा है, और वो शो कर रहा है कि he has realized his responsibilities, he has a soft and kind hearted heart, ठीक है। उसने जो अगर बुक पढ़ी हुई है ना, उसने रिलीजन पढ़ा हुआ है, तो वो रिलीजन को समझता है और उस पर प्रैक्टिस भी कर रहा है। पढ़ के बुक बंद करके उसने ताक में नहीं रखनी हुई। बट रिच ही वाज ऑफ होली थॉट एंड वर्क, वर्क मतलब डीड्स, काम, अमल। कहता है कि वो था तो टाउन का बहुत पुअर इंसान, लेकिन वो बहुत रिच था होली थॉट्स में और डीड्स में, उसके काम, उसके ख्यालात, उसमें वो सारे टाउन के लोगों से ज्यादा रिच था, ठीक है। ही वॉज ऑल्सो अ लर्नड मैन, अ क्लरिक, और वो कोई आम आदमी नहीं था, वो क्लरिक था। क्लरिक मतलब स्कॉलर था, पीछे पढ़ा था क्लरिक के कैरेक्टर के अंदर, स्कॉलर था, एक लर्नड मैन था, पढ़ा लिखा, वेल एजुकेटेड, वेल नाउन मैन था। दैट क्राइस्ट गॉस्पल ट्रूली वुड प्रीच, क्राइस्ट गॉस्पल जो इनकी मजहबी किताब है क्रिश्चियनिटी की, वो कहता है कि वो उसको प्रीच करता था ट्रू मानों में, जिस तरह पढ़ाने का हक है ना, वो वैसे पढ़ाता था उसको। His parishioners devotedly would he teach, parishioners जो उसके फॉलोअर्स, उसके स्टूडेंट्स जो थे, उनको वो पढ़ाता था तो फुल डिवोशन के साथ। ये नहीं था कि ऊपर ऊपर से उसने बस पढ़ाया और गया, बल्कि वो डिवोशन के साथ जान लगा के पढ़ाता। तो उसका पर्पस ये होता था कि लोग आए हैं तो कुछ ना कुछ सीख के जाएं, ठीक है, पूरी डिवोशन के साथ। बिगेन ही वाज अ वंडर डिलीजेंट, बीइंग मतलब बाइड, उसका ये था कि उसकी जो पर्सनैलिटी थी ना, वो वंडरफुल और डिलीजेंट थी, ठीक है। फिर चाहे वो टीचिंग में हो, या फिर उसकी पर्सनल लाइफ के अंदर हो, या फिर उसकी दूसरों के साथ जो उसका बिहेवियर है, ये दूसरों के साथ उसकी जो डीलिंग्स है, ये दूसरों के साथ उसका एक ब्रदरहुड का थीम बना हुआ, वो सारी चीज़ों में डिलीजेंट था, ठीक है, वंडरफुल था। एंड इन एडवर्सिटी फुल पेशेंट। अब हमने पढ़ा ना, ये वाली लाइन को जरा मैच करें। देखिए जरा, वो टाउन का सबसे गरीब आदमी था, टाउन का सबसे गरीब आदमी है, लेकिन ये लाइन ये से मैच कर रही है। देखो जरा, एंड इन एडवर्सिटी फुल पेशेंट,
टाउन का सबसे गरीब आदमी है, इसलिए जब उसके बाद उसके ऊपर एडवर्सिटी का माहौल आता था, यानी कि बुरे हालात आ जाते थे, ठीक है, बुरे हालात आ जाते थे, मतलब अर्निंग के लिहाज से लगा लें या फिर किसी भी लिहाज से, तो उसके अंदर उसके पूरा पेशेंस होता था। पेशेंस मतलब सब्र, सब्र उसके अंदर इंतहा का था। उसमें भी वो साबित कदम रहता था, जो उसके ऊपर मुसीबत आती थी उसमें वो साबित कदम रहता था हर तरह की एडवर्सिटी के अंदर। एडवर्सिटी मतलब खराब हालात, बुरे हालात, गरीब। एंड स्विच मतलब सच ही वाज प्रूव्ड ऑफ्ट स्टिचेस, ऑफ्ट स्टिचेस मतलब टाइम, बहुत सारी। और ये बात उसने कोई एक बार नहीं, बहुत सारे मौके पर उसने ये बात प्रूव की कि किस तरह से वो जो है वो साबित कदम रहता था एडवर्सिटी के अंदर। फुल लोथ का मतलब है किसी चीज से नफरत करना, बुरा समझना किसी चीज को, कहता फुल लोथ, वो नफरत करता था। वेयर हाइम टू कर्सन फॉर हिज टाइटिस मतलब 10% ऑफ हिज जो ए होता था ना, 10% फ्रॉम हिज इनकम, वो कर्ज करता था कि जो 10% है वो उसी के पास रहे। बट रादर वुड ही हैव यवन मतलब गिव, देना, आउट ऑफ डाउट, वो अपनी तनख्वाह का 10% हिस्सा अपने पास नहीं रखता था। उसको लगता जैसे वो उससे कोई गलती हो गई है, कोई गुनाह हो गया अगर उसने वो 10% अपने पास रख लिया। वो अपनी सैलरी के अंदर से 10% निकालता था और देता था। बट रादर वुड ही गिव आउट ऑफ डिवोट, ठीक है, आउट ऑफ रिवॉर्ड मतलब उसको दूसरे लोगों से कोई रिवॉर्ड नहीं चाहिए था, ठीक है, उसने देना था तो उसने जो है बिल्कुल जो है ना वो राइट अवे दिया उसने। ये नहीं है कि किसी का पर्पस होता है कि लोग समझेंगे वाह वाह करेंगे, मुझे शो ऑफ करना है, इस सारी चीज़ों से हट के जो है ना वो देता था और साबित कदमी से देता था। वाइफ ऑफ बैथ की तरह नहीं था कि अगर कोई उससे आगे बढ़ गया तो उसने सारे जो पेशेंस के जो लेसन्स हैं वो भी फॉरगेट कर दिए, ऐसा नहीं था ना, उसने देनी छोड़ी, देता था और वो आउट ऑफ द वे देता था। अंटो हिज पुअर पेरिशनेस अबाउट, अंटो मतलब यहाँ तक कि कहता उसकी जो पुअर मतलब पुअर पेरिशनेस थी वो अबाउट हो गई, अबाउट किसके, ऑफ हिज ऑफरिंग एंड ईक ऑफ हिज सब्सटेंस, ठीक है। ईक का मतलब होता है, एक मिनट, ईक का मतलब होता है आल्सो, बी मतलब, सॉरी वो शोर आ रहा था पीछे में इनका, थोड़ा उसको मैं कवर कर लूँ। हाँ जी, आगे है अंटो ऑफ हिज पुअर पेरिशनेस अबाउट, वो कहता है कि ये बात ठीक है कि उसका जो पूरी पुअर पेरिशनेस थी, अबाउट मतलब उसका जो घर वगैरह था, ऑफ हिज ऑफरिंग एंड ईक ऑफ सब्सटेंस, इस चीज़ के होने के बावजूद कि उसका अपना घर जो था, ठीक है, पेरिश जो उसका था बहुत छोटा सा था, ठीक है, और उसके अंदर खाने पीने की या जो भी चीज़ें थी, बड़े सब्सटेंसेस जो थे वो बड़े मतलब के थोड़ी लिटल वे में थे। ही नाउ इन लिटल थिंग हैव सफिशेंस, लेकिन उसको पता था कि थोड़ी चीज़ में गुजारा कैसे करना है, क्योंकि वो कंटेंटेड पर्सन था, कोई एवं ही नहीं था वो कि थोड़ी सी चीज़ नहीं है तो दुहाई डाल दी है, ठीक है, वो एक कंटेंटेड पर्सन था, एक पेशेंस पर्सन था, उसको पता था कि थोड़े में गुजारा कैसे करना है। और इस चीज़ के बावजूद वो कहते हैं ना कि अगर घर से बंदा मतलब अगर आप अच्छे हैं ना, खुशहाल हैं, तो आपको गरीबों का एहसास नहीं है, ठीक है। और कुछ लोग वो होते हैं जिनको अपने से ज़्यादा दूसरों का एहसास होता है, ठीक है, जिनके अपने घर नहीं भी सही होंगे तो उनको दूसरों का ख्याल होगा। इस तरह का ही हाल पेरिश का भी, इसका पार्सन का भी था। वो कहता है वाइड मतलब वाइड वाज हिज पेरिश, उसका घर तो थोड़ा बड़ा था, एंड हाउसेस फॉर अ सेंडर, ये नहीं है जो उसकी टाउन के लोग थे उनके घरों के बारे में भी उसको ख्याल था। बट ही नॉट लेफ्ट नॉट फॉर रेन नॉट थंडर, अगर कोई तूफान या बारिश आ जाती थी ना तो वो उन घरों को नहीं बोलता था विजिट करना जिनके घर कच्चे थे, वाइड नहीं थे, या जिनको कोई प्रॉब्लम थी, ठीक है, वो उनको नहीं भूलता था कि उनको विजिट नहीं करना, वो उनको भी मुसीबत में याद रखता था। तो आप देख रहे हैं ना उसके कैरेक्टर, अभी तक आपको कोई फ्लॉ मिला इसके कैरेक्टर में, एक्टिव हो जाए जरा। नो मैम, अभी तक कोई आपको फ्लॉ नहीं ना मिला, इंशाल्लाह मिलेगा भी नहीं, बड़ा अच्छा कैरेक्टर है ये। आगे क्या कहते हैं वो, किधर चला गया, क्या हो गया, हाँ जी, इन सिकनेस नॉर इन मिसचीफ टू विजिट, अभी कि वो थंडर आ जाए ये लेफ्ट, कोई भी घर ऐसा नहीं बचता था जिसको वो किसी बीमारी में कोई मिसचीफ कोई मिस हैप हो जाता उसमें वो उसको विजिट ना करता हो, उसका ख्याल ना रखता हो। द फार्देस्ट इन हिज पैरिश मच एंड लिटल, फिर ये वहाँ पे मैटर नहीं करता था कि वो घर जो वो जहाँ पे वो जाता था
वो घर जो है वो दूर हो या नज़दीक हो, उसने जाना है, उसको पता होता था कि कहाँ पे क्या चीज़ है, उसने जाना है और विजिट करना है। अपॉन हिज फीट एंड इन हिज हैंड आ स्टाफ, कभी तो वो पाँव पे चल के भी चला जाता था, ठीक है, उसके लिए प्रॉब्लम नहीं होती थी कि वो कैसे जा रहा है, उसको पता था, उसको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज का जो है ना वो पता था। तो एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन की बात हो रही है और आप देख रहे हैं ना कि अगर ऊपर उसने रिस्पॉन्सिबिलिटीज की बात की है ना कि ही नाउज हिज या ही रियलाइज हिज रिस्पॉन्सिबिलिटीज, तो आप देख लें कि कितनी दूर तक जाके इन रिस्पॉन्सिबिलिटीज को फॉलो कर रहा है। हम तो अपने साथ वाले घर में भी नहीं देख सकते इस तरह के टाइम में, ठीक है, और वो कहाँ पे जा रहा है, उसको कोई परवाह भी नहीं है कि वो किस चीज़ पे चल के जा रहा है, ठीक है। आगे देखें, द नोबल एग्जाम्पल, इन सैम्पल लिखा हुआ एग्जाम्पल हिज शीप हैज है, वो कहता है इस सारी चीज़ों से वो क्या प्रूव कर रहा है, एक नोबल एग्जाम्पल वो उनके लिए सेट कर रहा है। कौन सी नोबल एग्जाम्पल, जरा आगे देखें, वो कहता है दैट फर्स्ट ही रॉट, पहले जो है वो प्रैक्टिस करता है, उस पर अमल करता था, सोचता था, गौर फिक्र करता था, एंड आफ्टरवर्ड उसके बाद ही टॉट, वो पढ़ाता था, ठीक है, ऐसे ही नहीं, पहले खुद पढ़ता था, उस पर अमल करता था, फ़ायदा लेता था, एक्सपीरियंस करता था, फिर वो आगे जाके बच्चों को वो पढ़ाता था। जो चीज़ ज़्यादा अप्रूवेबल, ज़्यादा एक्सेप्टेबल या ज़्यादा बेनिफिशियल होती थी वो पढ़ाता था, ठीक है, समझ रही है बात को। आगे वो क्या कहता है, आउट ऑफ द गॉस्पल ही दो वर्ड्स काट, सिर्फ गॉस्पल के वर्ड्स ही नहीं है जिनको वो पढ़ाता था, बल्कि उसकी जो अपनी बातें होती थी ना वो बंदे को पकड़ लेती थी, ठीक है, क्योंकि वो अच्छी बातें करता था। एंड दिस फिगर ही एड ईक थ्रो, सुनने के बाद ना उसकी बातें ऐसे लगता था जैसे कि बंदा जो है ना इसकी जो बातें हैं उसको क्या कर दे, ऐड कर दे गॉस्पल के अंदर, क्योंकि वो अच्छी बातें करता था, कोई वाहियात इस तरह की बातें वो नहीं करता था। और उसने ये जो है एंड दिस फिगर ही एडेड ईक देयर, उसने बाइबल के अंदर ये फिगर ऐड भी किया, कौन सा, जरा नीचे देखें, कहता दैट इफ गोल्ड रस्ट्स, वही बात कि अगर सोने को जंग लग जाएगा, व्हाट शैल आयरन डू, तो वो कहता है कि फिर आयरन क्या करेगा। ये जो है ना उसने ऐड की थी बाइबल के, जो उनकी बुक थी ना होली बुक, उसके अंदर ये चीज़ उसने मेंशन की थी। इस लाइन को हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं ना कि अगर गोल्ड ही रस्ट हो जाएगा तो आयरन क्या करेगा, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा अगर आगे देखें ना, ज़रा आगे जाएं, ये यहाँ पे ये क्या कहता है, कहता है ये देखें यहाँ पे आ रहा है ना कि दैट इफ गोल्ड रस्ट व्हाट शैल आयरन डू। आगे कहता है फॉर इफ, कहता है फॉर इफ अ प्रीस्ट, प्रीस्ट मतलब पादरी, उनका जो मतलब एक हाई मैन होता है रिलीजन के अंदर, वो अपॉन होम वी ट्रस्ट बी फाउल, वो कहता है एक प्रीस्ट जिसके ऊपर हम सब लोग एतमाद करते हैं, अगर वो ही फाउल होगा, इट इज़ नो वंडर दैट अ ले मैन शुड बी करप्ट, तो कहता है अगर वही फाउल होगा, ख़राब होगा, करप्ट होगा, तो इसके अंदर तो हैरानी की कोई बात नहीं है। ले मैन मतलब कॉमन मैन, आम आदमी जो है उसने तो करप्ट होना ही होना है, ठीक है। वो ये चीज़ उसको ना एक्सप्लेन करता है और कहता है क्या है, इट इज़ अ शेम, वो कहता है और ये एक शर्म की बात है, ठीक है, ये इस चीज़ में वो कहते हैं एंड इट शेम, ये एक शर्म की बात है। कहता आगे ये बात यहाँ पे उसने ख़त्म कर दी जो आगे हमने पढ़ी है, ठीक है। नो वंडर, ये इफ़ अ प्रीस्ट बी फाउल ऑन होम वी ट्रस्ट, नो वंडर इज़ अ ल्यूड मतलब ले मैन, कॉमन मैन, आम आदमी, विल बी अ करप्ट, ठीक है। एंड शेम इट इज़, वो कहता है इसमें शर्म की बात है, किसमें, आगे, इफ़ अ प्रीस्ट टेक कीप्स अ शाइटन शेफर्ड एंड अ क्लीन शीप, अगर वो कहता है इसमें कितनी शर्म की बात है, जरा नीचे जाएं, मैं बोलूँगी तो शायद समझना है। वो कहता है इट इज़ अ शेम इफ़ अ प्रीस्ट थिंक्स ऑफ इट, अगर प्रीस्ट इस बारे में सोचे कि दैट अ शेफर्ड शुड बी डिफल्ड एंड हिज शीप बी क्लीन, अगर शेफर्ड जो बकरियां चुराने वाला है वो खुद तो गंदा हो, बहुत ज़्यादा गंदा हो, उसके कपड़े भी ख़राब हो, लेकिन उसकी जो शीप्स हैं वो बड़ी क्लीन और साफ़ सुथरी हों, तो ये क्या शेम की बात नहीं है, क्योंकि जो शीप्स हैं वो तो इन्फीरियर हैं, क्योंकि जो शीप्स हैं वो तो इन्फीरियर है ना, ठीक है। और जो इन्फीरियर भी हैं और उनको तो कोई अकल वगैरह भी नहीं है, उनको गाइड करने वाला तो शेफर्ड है ना,
ठीक है। और शेफर्ड एक इंसान भी है। अगर इंसान खुद ऐसा कर रहा है तो उस शेफर्ड का, इंसान को आइडियल होना चाहिए ना उन शीप्स का। तो कहते हैं ये शर्म की बात है, अगर शीप तो जो है वो आपकी क्लीन है, लेकिन एक जो आपका शेफर्ड है उसकी शर्ट भी गंदी है, वो खुद भी गंदा है। तो ये समझ रही है ना किस कंटेक्स्ट में बात हो रही है, कि मैं मजीद इसको एक्सप्लेन करूं? समझ आ गई। हाँ, अस्सलाम वालेकुम चाचू जी। वालेकुम सलाम जी। हाँ जी, आगे वो कहता है वेल आउट अ प्रीस्ट एग्जाम्पल ऑफ फॉर वाइफ। वो कहता है शीप्स के लिए एग्जाम्पल होना चाहिए प्रीस्ट को, शेफर्ड को, राइट। या अगर दूसरे कॉन्टेक्स्ट में देखें तो जो क्लर्जी मैन है, जो प्रीस्ट है, उसको एक ले मैन, कॉमन मैन के लिए एग्जाम्पल होना चाहिए। ही सेट बाय हिज क्लीननेस, किस किस चीज़ में? क्लीननेस में, हाउ दैट हिज शीप शुड लिव। वो कहता है उस तरह की क्लीननेस में कि अगर उसकी शीप वैसे रह सकती है तो वो खुद भी रह सकता है, ठीक है। तो ये भी वो कहता है कि अगर वो साफ रहेगा तो उसकी शीप्स जो है वो खुद ब खुद साफ हो जाएंगी, उनको साफ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपने दिन रात उनके साथ रहना है, हर चीज़ को फॉलो करना है, तो वो आपको फॉलो करना स्टार्ट कर देती हैं। आपने देखा है जो पेट एनिमल्स होते हैं आप घरों में पालते हैं, अगर वो जैसे एक बिल्ली है, वो जिस तरह आप उसको सिखाते हैं वो उस तरह करती है, वो ऐसे वैसे ही सीख जाती है ना। तो वो शीप्स का और ये जो शेफर्ड है इसका बड़ा गहरा डीप रिलेशन है, इसलिए इसकी एग्जाम्पल दी जाती है, ठीक है। अगर आपने बुक पढ़ी हो एल्केमिस्ट, पढ़ी है किसी ने? नो मैम। उसके अंदर ना बड़ा डीप रिलेशनशिप बताया हुआ है शेफर्ड और उसकी शीप्स का। अच्छा, वो कहता है ही सेट नेट हिज बेनिफिट्स टू हायर। अब आगे चल के यहाँ पे देखें जरा, इस सारे पैरे को समझ लें। वो कहते हैं अ प्रीस्ट शुड सेट एन एग्जाम्पल बाय हिज प्योरिटी। प्रीस्ट को अपनी प्योरिटी, पाकीज़गी के साथ एग्जाम्पल सेट करनी चाहिए। हाउ हिज शीप शुड लिव, कि उसको बताना चाहिए कि उसकी शीप्स कैसे रहेंगी, ना कि शीप्स बताएंगी कि शेफर्ड को साफ सुथरा होना चाहिए। ही डिड नॉट फार्म आउट हिज बेनिफिश or leave his sheep stuck in the mire and ran to London to St. Paul's to get a chanty of souls। अब इस बात का मतलब ऊपर समझे, वो कहता है ये नहीं होना चाहिए कि अपने पर्पस के लिए जो है आप, जो आपकी शीप्स हैं, शीप्स को यहाँ पे ये एक सिंगल मेटाफर के तौर पे यूज़ कर रहा है फॉर द कॉमन मैन, कि आप उनको उनके हाल पे छोड़ें, ठीक है, और अपना फ़ायदा देखें। जिस तरह के करप्शन के अंदर वो हमने देखा ना कि ये जो क्लर्जी मैन है वो अपने जो इनके असिस्टेंट्स होते थे उनको छोड़ के चर्च में और खुद चले जाते थे लंदन में अयाशियाँ करने के लिए। वो कहता है ये नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये नहीं कि आप उनको स्टक कर दें, अपनी जो आपकी शीप्स हैं उनको एक चीज़ में स्टक कर दें, ठीक है, किसी उनका जो एक अस्तबल वगैरह होता है, जो उनका घर होता है, उसमें आप स्टक करके खुद आप जा रहे हैं। यानी कि आप शीप्स के ऊपर पाबंदियाँ लगा दी है, जिस तरह के रिलीजियस अथॉरिटी ने ले मैन के ऊपर जो है वो पाबंदियाँ लगाई हुई थी, वैसे लगा के और खुद आप इंजॉय करने चले जाएं। वो कहता है ये बात ठीक नहीं है, ठीक है, वो ये चीज़ कहता है बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। आगे वो क्या कहता है, और विद अ बेथर्ड टू बी विद एन होल्ड, ठीक है। अब जरा इसके मतलब, बेथर्ड का मतलब होता है गिल्ड, द चार्नेट्स बीइंग सम टाइम मैग्नेटेड बाय गिल्ड्स, टू बीन विद होल्ड का मतलब है टू बी और केप्ट बाय गिल्ड, ठीक है। अब वो यहाँ पे कह रहा है, कहाँ गया ये पैरा, मेरे ख्याल इधर नहीं है, आगे हाँ। और वो कह रहा है कि उनको जो है ना बीथरेट करना चाहिए, यानी कि रुकना चाहिए घर पे ही, ठीक है। अपने आप को ना घर पे जो है उनको क्या करना चाहिए, रिट्रेन करना चाहिए। जो उनकी प्रैक्टिसेस हैं, जो उनके अंदर कोई खामियां है ना, उनको अपने उनके घर पे ही उसको रिपेयर कर लिया जाए उन प्रीस्ट्स की, क्योंकि वो एग्जाम्पल है ना लेमैन के लिए। बट डिवोल्ट एट होम एंड केप्ट वेल हिज फोल्ड, घर पे रुक के अपने आप को कहता है बेहतर किया जाए, क्योंकि जब आप बाहर जाते हैं आपके पास स्पेयर टाइम होता है, तो कोई ना कोई बैड एक्टिविटी के अंदर या कोई ना कोई ऐसी एक्टिविटी जिसके आप इंडल्ज हो जाते हैं जो कि आपकी रेपुटेशन को ख़राब कर देती है। वो कहता है अगर आपके पास लेयरफुल मोमेंट्स हैं भी ना, तो घर के अंदर किसी प्रोडक्टिव काम में यूज़ करें। सो दैट द वुल्फ नी मेड इट नेट मैस्क्री, ताकि कहता वुल्फ बता ना भेड़िया, आपको मैं ये लफ्ज़ जो है ना ये मैसेक्री पढ़ा जाएगा, मैस्क्री
मैस्करी का मतलब होता है खुले कत्ल, खुले आम कत्ले आम, खुले आम जो आप कत्ल करते हैं ना वो, ठीक है। तो वो कहता है कि अगर इस तरह से करोगे ना तो फिर किसी वुल्फ, किसी भेड़िए की, या किसी, मतलब आप ये मेटाफर समझ रहे हैं ना, कि किसी भी बुराई की कोई जरूरत नहीं होगी कि वो आके आपकी सोसाइटी के अंदर जड़ें बना ले अपनी, ठीक है, अगर आप खुद बेहतर होंगे। ही वॉज अ शेफर्ड नॉट अ mercenary। वो कहते हैं शेफर्ड है, ठीक है, शेफर्ड मतलब हिफाजत करने वाला है। कौन? जो प्रीस्ट हैं वो लोगों को बचाने वाले हैं, ना कि mercenaries है। mercenaries जो खुले आम कहते हैं बेगुनाह कत्ल करना, कत्ले आम करना, वो करने वाले नहीं है, बुराई की जड़ों को फैलाने वाले नहीं है, बल्कि जड़ों को काटने वाले हैं आप लोग। एंड दो ही होली वर एंड वर्चुअस, कहता है अब ये पार्सन के कैरेक्टर में बता रहे हैं कि वो पार्सन के जो ख्यालात है ना वो ये कि उसके जो कैरेक्टर है वो बड़ा होली है और उसके जो ख्यालात है बड़े नेक हैं। ही वॉज सो सिंफुल मैन नेट डिस्पीशियस। तो वो ये नहीं होता था कि उसका जो एक वे था ना लोगों को कंसोल करने का, वो बड़ा अच्छा था, ठीक है। तो यहाँ पे वो बता रहे कि ही वॉज अ शेफर्ड नॉट अ हाइडलिंग, एंड दो ही वॉज होली एंड विर्चुअस ही वॉज नॉट कॉन्टेम्पटिव टूवर्ड्स सिनर्स। इस बात के मतलब में वो ये बता रहा है कि वो जो है ना गुनाहगारों से नफरत नहीं करता था। जो बाकी क्लर्जीमैन थे ना वो कहते हैं कि अगर इसने गुनाह कर लिए, पीछे आपने एक कैरेक्टर पढ़ा था शायद फ्रायर का, उसमें देखा आपने कैसे वो पनिश करता सिनर्स को, देखा था ना। तो ये कहता था कि गुनाह से नफरत करनी चाहिए, गुनाहगार से नहीं, ठीक है, इसका ये ख्याल था। और आपको लगता है कि कौन सा ख्याल बेहतर है, गुनाहगारों को पनिश किया जाए या गुनाह को खत्म करने के लिए प्रैक्टिस की जाए? इन दोनों में से क्या चीज है? गुनाह को ही खत्म करने के लिए प्रैक्टिस की जाए, ठीक है, उसके ऊपर काम किया जाए, ना कि आप गुनाहगारों से नफरत करके उनको पनिश करें। इस तरह से बुराई और बढ़ती है माशरे के अंदर, ठीक है। वो जो गुनाहगार होंगे हो जाता है, हाँ जी, उनके दिल में आपके लिए बदगुमानी पैदा हो जाएगी, या उनके अंदर इंतकाम का जज्बा है, कोई भी ऐसी चीजें उभर जाती हैं। अभी देख रहे हैं ना हमारे मुल्क के हालात, वो इसी वजह से तो हुए हुए हैं, ठीक है। और आगे वो क्या कहता है, नो ऑफ हिज स्पीच डेंजरस नो डिजाइन। और जो वो बातें करता था ना उसमें कोई गैर इखलाकी बात या कोई डेंजरस ऐसी कोई बात नहीं होती थी जो मुल्क, कौम या लोगों के मफाद के खिलाफ जाए। बट इन हिज टीचिंग डिस्क्रीट एंड बिगिन, लेकिन जो उसकी टीचिंग थी ना बड़ा बाउसूल इंसान था, ठीक है। उसकी टीचिंग जो थी वो दो टोक और बड़ी अच्छी होती थी, लेकिन उसके अंदर कोई इमोरल या कोई डेंजरस जो है ना वो बात नहीं होती थी। टू ड्रॉन और वो कहता है कि जो अपनी टीचिंग थी ना उसको, टीचिंग को स्टार्ट करने का अपना जो उसका वो एक लेक्चर देता था, उसको स्टार्ट करने का जो वे था वो बड़ा अमेजिंग था। टू ड्रॉन फोक टू हेवन बाय फेयरनेस, ठीक है। तो वो अपने लोगों की जो है ना वो तवज्जो हासिल करता, उसको पता था कि लोगों को अच्छाई की तरफ लेके कैसे आना है, ठीक है, बाय गुड एग्जाम्पल। किसके थ्रू आता था वो लोगों को फेयरनेस यानी कि अच्छाई की तरफ लेके? गुड एग्जाम्पल की तरफ, गुड एग्जाम्पल से। दिस वाज हिज बिजनेस, और यही उसका बिजनेस था। ये बिजनेस लिखा हो ना, बिजनेस, लोगों को अच्छाई की तरफ लाना, बता के नहीं दिखा के, एग्जाम्पल करके दिखा के, यही उसका बिजनेस था। बट इट वर एनी पर्सन ऑब्स्टिनेट, बट इट वर एनी पर्सन ऑब्स्टिनेट। ऑब्स्टिनेट का मतलब बेसिकली होता है, किधर गया, एक मिनट, कॉम्प्लेक्सिटी का शिकार नहीं करता था बल्कि वो सिखाता था। आगे वो क्या कहता है, वट सो ही वर, वो कहता है जो कुछ भी था, ऑफ हाई और लो स्टेट, हाई या लो जितनी भी स्टेट का वो जो भी था ना पर्सन, अभी चौसर की अपनी व्यूज हैं। हाई वुड ही सबन शार्पली फार्दर नाइस, वो कहता है जितना तेज और जितना जो भी उसने किया ना, जितना भी उसका पर्पस था, क्वालिटी थी, ये उसका काम था। कहता है एंड बेटर प्रीस्ट, और उससे अच्छा कोई प्रीस्ट। आई ट्रू, मैं क्या कहता है ये अज्यूम करता हूँ, क्लेम करता हूँ, दैट नो वेयर नन, यस, कोई भी नहीं हो सकता जितना अच्छा वो था। ही वेटेड आफ्टर नो पॉम्पस नो रेवरेंस, उसने कभी भी कोई पॉम्पसनेस, शौकी या रेवरेंस, इसके बारे में कभी कोई जो है ना इसका इंतजार नहीं किया कि उसके अच्छे काम के बदले में लोग उसको पॉम्प करें या उसको इज्जत दें। ही मेक्ड हिम अ स्पाइस्ड कॉन्साइंस, ठीक है, वो ये था कि लोगों के दिलों में वो घर कर लेता था, उसको कहने की इस चीज की जरूरत ही नहीं पड़ती थी, ठीक है।
ना ही उसने कभी ओवर सोफिस्टिकेटेड कॉन्शियसनेस पे बात की थी कि जी मैं अगर लोगों को सिखा रहा हूँ, मेरे इतने ज़्यादा फॉलोअर्स हैं, कभी इस चीज़ को शो नहीं किया था। बट क्राइस्ट इज लवर एंड हिज अपोस्टल 12। एक जो चीज़ थी ना वो जिसको वो टॉट करता था वो क्या था, एक क्राइस्ट की जो लॉर्ड थी, मतलब जो क्राइस्ट की टीचिंग्स थी वो उनको टीच करता था। एंड अपोस्टल्स 12, अपोस्टल्स 12 जो है ना वो किससे थे 12, वो उनको टीच करता था जो कि क्रिश्चियनिटी के लिहाज से ज़रूरी थे उस टाइम पढ़ने। ही टॉट, वो पढ़ाता था। एंड फर्स्ट ही फॉलोड इट हिमसेल्फ मतलब पहले वो आगे फिर उसने वही बात कर दी कि जो वो पढ़ाता था उसको पहले वो प्रैक्टिस करता था, उसके बाद वो अपने लोगों को सिखाता था। ठीक है, अब आप लोग मुझे बताएं, यहाँ पे ये जो है पार्सन का कैरेक्टर कंप्लीट हुआ। अब मुझे बताएं किसी वर्ड की, किसी कंसेप्ट की इस कैरेक्टर के अंदर आपको समझ नहीं आई, या कोई ऐसी चीज़ जो आपको क्रिटिकल एप्रिसिएशन करते हुए तंग करती है, मुझे उसके बारे में बताएं ताकि मैं आपको गाइड कर सकूं। और आज के बाद से ना कोई ढील नहीं है, आगे सिर्फ 2 डेज़ हैं हमारे पास रमज़ान होने स्टार्ट होने में, और 2 डेज़ के अंदर हमारे जो कैरेक्टर्स रहते हैं ना वो हमने हर सूरत कंप्लीट करने हैं। ठीक है, तो अपनी असाइनमेंट्स पेंडिंग नहीं करें, आगे रमज़ान आ जाएगा फिर आपके बहाने स्टार्ट हो जाने, मैम ये हो गया वो हो गया तो रोज़ा लग रहा है ये तो वो। अभी जो पेंडिंग असाइनमेंट्स है ना आज का और कल मंगल है, ट्यूसडे और वेडनेसडे 2 दिन है। ठीक है, वेडनेसडे को मुझे सारी असाइनमेंट्स जो है ना आपकी शाम 4 बजे तक मिल जानी चाहिए, जिसके जितने पेंडिंग्स पे हैं वो कर लें, नो मैटर कि कौन है, सबने करनी है। रमज़ान के अंदर जो है ना मैं कैरेक्टर्स वाला जो काम है ये कंप्लीट करके सैटरडे को हम जो है ना इसका टेस्ट रख लेंगे कैरेक्टर्स का। और कल 2 दिन है ना इसमें हमने अपने कैरेक्टर्स कंप्लीट कर लेने इंशाल्लाह। और थर्सडे को हमने क्वेश्चन स्टार्ट करने, क्वेश्चन में हमारे 4 से 5 दिन लग सकते हैं। ठीक है, समझ रहे हैं बात को? लिखने में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो मुझे बताएं, अदरवाइज दूसरा कोई बहाना नहीं चलेगा कि मैम काम नहीं हुआ, फलां हो गया फलां हो गया। करना है, हर सूरत करना है। अनम्यूट करें माइक अपने, बोले। मैम जो पार्सन का कैरेक्टर है इसको हम रिलेट कर सकते हैं वाइफ बात बैत के साथ, जहाँ पे ये पॉइंट आता है कि वो जेलस होती थी, मतलब उससे पहले कोई अगर दे कर सकते चैरिटी हैं, वगैरह, हाँ तो उसको जो कर सकते हैं। इस तरह की जो चीज़ें होती हैं ना छोटी छोटी, यही तो आपको डिस्टिंग्विश करती हैं। अगर आपका जहन इतना क्रॉस कर रहा है ना, ये छोटी बात नहीं है जो अभी आपने की है। अगर आपका माइंड ये चीज़ों को क्लिक कर रहा है, आपको याद है पीछे आपने पढ़ी हुई है, इट मीन्स के बहुत अच्छी बात है। आई अप्रिशिएट इट। हर बंदा ऐसी छोटी छोटी बातें नहीं निकालता। ज़रूर करें, कंपेयर एंड कंट्रास्ट आप जितना करेंगे ना, आप इन कैरेक्टर्स के साथ कर लें, आप किसी दूसरी बुक के राइटर या कैरेक्टर के साथ कर लें, या किसी क्रिटिक के साथ, जितना कंपैरिजन करेंगे ना उतना आपका क्वेश्चन जो है वो स्ट्रॉन्ग होगा। ज़रूर करें कंपैरिजन। बस ये ख्याल रहे कि इररेलेवेंट ना हो जाएं आप। जहाँ पे पॉइंट आपको लग रहा है ना सॉलिड है और कंपैरिजन बनता है, सिर्फ वहीं पे करें, इररेलेवेंस कंपैरिजन नहीं करना। ठीक है जी, राइम स्कीम इसकी वही है, मीटर भी वही है, वो बाकी की जो है वो भी वही है। कल जो है मैं आपको, आज मुझे असाइनमेंट ना ज़रूर पार्सन के, आप पीछे आपकी पेंडिंग पे जो भी है ना, नो मैटर वो आप बुध तक दे दें मुझे, लेकिन आज की जो असाइनमेंट है पार्सन की, ये कल मुझे ज़रूर मिल जानी चाहिए। कल मैं क्लास से पहले ना चेक करूँगी, और इसके अंदर एक्सेप्शन ये होगी कि जितनी लिटरेरी डिवाइसेस मैंने करवाई है ना आपको 10 आलमोस्ट, वो मुझे मिलनी चाहिए। ठीक है, मैं देखूंगी कि वो उसकी एप्लीकेशन बेहतर है तो आपको अप्लाई करनी आ गई। कल हम जो बाकी कैरेक्टर्स हैं ना उनमें फिर जो हमारी आगे हम मैंने करवानी, तकरीबन मेरा इरादा था आपको 18 के करीब जो है ना करवा दूँ, तो आप बाकी की जो 8 हैं वो हम कल के उसमें देखेंगे ताकि मुझे पीछे तसल्ली हो जाए कि आपको आ गई हैं।
तो पार्सन की जो असाइनमेंट है वो 3 बची है ना, आप तीनों की मुझे कल मिल जानी चाहिए 4 बजे तक। जी ठीक है, सुन रही है ना?